Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Products Adda. दोस्तों आज हमारे लेक्चर नंबर 33 और वैसे सैलरी का जो हमारा लेक्चर है दैट इज 15। हाँ, नंबर ऑफ टोटल क्लासेस के हिसाब से 33 लेक्चर है और सैलरी का हमारा ये लेक्चर नंबर 15 है। और आज हम अपने पास करेंगे बचे हुए फ्रिंज बेनिफिट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, आज हम करने वाले फ्रिंज बेनिफिट के बारे में। देखिए दोस्तों, फ्रिंज बेनिफिट हम अपने पास लास्ट क्लास से करते हुए आ रहे थे। आपने वो देखा था, इंटरेस्ट फ्री लोन वगैरह थे आपके पास और कुछ फैसिलिटीज वगैरह थी जो एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को देता था, वो सब फ्रिंज बेनिफिट थे। और जितने भी बच गए वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन उसमें से एक फ्रिंज बेनिफिट जो आज करेंगे ना, दैट इज मूवेबल एसेट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को टिल एंड तक देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराने वाला हूं विद न्यूमेरिकल एग्जांपल। और आज जो मैं न्यूमेरिकल लेने वाला हूं ना दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उससे आपके पीछे के अलाउंसेस वगैरह, ग्रेचुटी, एन्युटी, पेंशन वगैरह सारे क्लियर हो जाएंगे। एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये मैं नहीं लेकर आया, आपकी आईसीआई की स्टडी मेट में दे रखा है। स्टडी मटेरियल है ना आईसीआई का, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का, वहां से ही सीधा क्वेश्चन उठा लिया और उससे पूरी फुल फ्लैज आपकी रिवीजन हो जाएगी। मतलब एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार आज की क्लास होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी जो हम अपने पास कर रहे हैं दैट इज क्लब एक्सपेंडिचर रूल 3 सबसेक्शन 7 क्लॉज 6। ये क्या होता है क्लब एक्सपेंडिचर? देखिए क्लब एक्सपेंडिचर का जो रियल सेंस में मीनिंग है वो ये होता है कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एंटरटेन करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं देता है। कई सारे क्लब्स बने होते हैं जहां पर एक एम्प्लॉय जाके बेसिक एमिनिटीज वगैरह ले सकता है। सर हमारे पास जब हम क्लब सुनते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कहीं नाच गाना हो रहा है, क्लब, रेस्टोरेंट, पब, उस टाइप की चीजें दिमाग में आती है। क्या ये वही है? नहीं दोस्तों, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। ये वो क्लब्स होते हैं जैसे आपने सुना होगा, कई सारे ग्रुप होते हैं, वो अपने ग्रुप बना लेते हैं। मतलब कई सारे लोग अपना मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं और वो कॉमन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उस पर काम करते हैं। कई बार आपने देखा हुआ होटल्स वगैरह होते हैं, रिजॉर्ट वगैरह होते हैं, यहाँ पर आप अपना स्टे कर सकते हो, स्विमिंग पूल आपको मिलेगा, वहाँ पर आप नहा सकते हो, बेसिक एमिनिटीज अपनी फैमिली के साथ थोड़ा आसपास में लोकल टूर करना चाहते हो, थोड़ा होटल में स्टे करना चाहते हो, इस टाइप की जो सुविधाएं होती है ना, वो एक एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली ग्रुप बना दिए जाते हैं। उन्हीं ग्रुप को हम क्लब्स का नाम देते हैं कि तुम जनकपुरी वाले क्लब में आ गए हो, तुम गुप्ता क्लब में आ गए हो, तुम अग्रवाल वाले क्लब में आ गए हो। तो इस तरीके से लोगों के ना ग्रुप बन जाता है, जस्ट लाइक अ किटी पार्टी। किटी पार्टी तो चलो रात भर की पार्टी होती है, बट यहाँ पर जेंट्स का ही पूरा एक ग्रुप होता है। जरूरी नहीं वो जेंट्स का, उसमें फीमेल मेंबर्स भी होती है, बट ऑफिशियल ग्रुप होता है एक तरह का ये, तो इसे बोलते हैं क्लब्स। ठीक है, यदि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को किसी क्लब का कोई सब्सक्रिप्शन दे रहा है, क्या वहाँ होटल में जाइए, आप अच्छे से स्टे करिए, खाइए पिए, स्विमिंग पूल में नहाइए, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको वहाँ पर परफॉर्म करिए, बॉलिंग खेलिए, कुछ भी करिए, वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी एम्प्लॉय के लिए। अरे भाई साहब, वो एम्प्लॉय के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, लेकिन एम्प्लॉयर को तो कहीं ना कहीं पेमेंट करनी पड़ रही है ना। तो जैसे ही एम्प्लॉयर कोई पेमेंट करेगा तो बेनिफिट किसको मिलेगा? एम्प्लॉय को मिलेगा। तो सेक्शन नंबर 15 तुरंत अट्रैक्ट हो जाएगा, तुरंत एकदम एक्टिव हो जाएगा और वो कहेगा अगर दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है और एम्प्लॉयर के द्वारा ये सुविधा अपने एम्प्लॉय को दी जा रही है, तो वो क्या मान ली जाएगी? आपकी सैलरी का पार्ट मान लिया जाएगा और आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। बोलो बात क्लियर है? तो हेडिंग देखिए क्या है, क्लब एक्सपेंडिचर। क्लब का क्या हो रहा है? एक्सपेंडिचर, यानी क्लब वगैरह पे कोई खर्चा किया जा रहा है। रूल 3 सबसेक्शन 7 क्लॉज नंबर 6 क्या बोला है? वीओपी। दोस्तों अभी कंफ्यूज तो नहीं हो रही, वीओपी का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। अगर इनकेस नहीं समझ में आया ना तो आप अपनी साइड से खुद देख लेना वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। मुझे लगता है अब हम इस लाइक हो चुके कि हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट क्या माना है? सर वैल्यू ऑफ परक्यूजिट क्या होता है? दोस्तों प्लीज अब ये मत करो, पिछली क्लासेस में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। वैल्यू ऑफ परक्यूजिट का मतलब होता है वो कीमत, वो प्राइस, वो चीज की कीमत जो आपको सुविधा के तौर पे दी गई है और उस सुविधा की जो कीमत है वो आपकी सैलरी में ऐड की जाएगी। दैट इज योर वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। तो इस केस में वैल्यू ऑफ परक्यूजिट माना जाएगा अमाउंट इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, कितना खर्चा एम्प्लॉयर ने उस सुविधा के लिए अपनी जेब से पे किया है, माइनस अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय। यदि एम्प्लॉय से वो पैसा रिकवर हो गया है, थोड़ा सा भी है, कितना भी, वो उस अमाउंट से माइनस कर दिया जाएगा। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। लेट सपोज कि एक जनक क्लब करके है, उसमें मेरे एम्प्लॉयर ने बोला कि शिवम तुम जनक क्लब को ज्वाइन कर लो, जो भी मेंबरशिप फीस वगैरह होती है वो सब मैं तुम्हारे बिहाफ पे देकर आ चुका हूं, तुम सीधा ज्वाइनिंग करो, हर सैटरडे संडे वहां पर चले जाया करो, खाने पीने के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बच्चों को भी साथ ले जाओ, वहां पर बच्चों की भी प्ले एक्टिविटीज हो रही है, तुम्हारे लिए भी एक्टिविटीज है, स्विमिंग पूल वगैरह है, आराम से मस्त तरीके से अपना लोकल टूर करके आओ। मतलब घूमना घामना नहीं, मतलब वहीं के एम्बियंस को देखो,
ठीक है, गार्डन टाइप होता है, ठीक है, इस टाइप के क्लब्स होते हैं, आप वहां जाइए। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे बिहाफ पे इन सुविधाओं के लिए 10,000 रुपए पे किए। बोलो कितना पे किया? 10,000 रुपए। अगर मेरे एम्प्लॉयर ने 10,000 रुपए पे किया तो देखा जाए तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट कितना बना? 10,000 रुपीज। तो मेरी सैलरी में ऐड होना चाहिए 10,000 रुपीज। बट मैंने सर को बोला सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि सारा खर्चा आप कर रहे हो, आपके ऊपर थोड़ा मैं बर्डन कम करना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं सर, ये लीजिए 3,000 रुपए आप प्लीज मुझसे ले लीजिए, मे भी थोड़ा सा बर्डन आपका कम हो जाए, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने एम्प्लॉयर को कितने रुपए दे दिए? 3,000 रुपए। तो अब जो मेरा वैल्यू ऑफ परक्विजिट है वो 10,000 नहीं रहा, क्योंकि अब मुझे बेनिफिट 10 का थोड़ी मिला, देखा जाए तो बेनिफिट तो 7 का मिला, क्योंकि 3,000 तो मैंने खुद अपनी जेब से पे कर दिए। तो जितना एम्प्लॉय अपनी जेब से पे कर देता है उससे जो वैल्यू ऑफ परक्विजिट का अमाउंट है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो वही लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज इक्वल टू अमाउंट इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, जो खर्चा एम्प्लॉयर ने किया है माइनस अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय, और जितना अमाउंट एम्प्लॉय से मिल गया वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। यहां पर कुछ स्पेशल पॉइंट है, सभी लोग ध्यान देंगे। हाउएवर वेयर द एम्प्लॉयर हैज ऑब्टेन्ड कॉर्पोरेट मेंबरशिप ऑफ क्लब and the facilities enjoyed by the employee or any member of the household, the value of perquisites shall not be included initial fees paid for acquiring such corporate membership fees। क्या मतलब है? लाइन को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। अगर एम्प्लॉयर ने कॉर्पोरेट मेंबरशिप ली हुई है क्लब की, कॉर्पोरेट मेंबरशिप जानते क्या होता है? कॉर्पोरेट मतलब जो बिजनेस में जो लोग काम कर रहे होते हैं ना उनके लिए होती है कॉर्पोरेट, और उसके अलावा कोई लेना चाहे तो वो नॉन कॉर्पोरेट में कवर होगा। लेट सपोज कि मैं कहीं काम नहीं करता, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, बट फिर भी मैं उसकी मेंबरशिप लेना चाहता हूँ तो मैं नॉन कॉर्पोरेट में कवर होऊंगा। बट जब बिजनेस में बल्क में कई सारे एम्प्लॉयज को वो सब्सक्रिप्शन दिलवाया जाता है तो वो कॉर्पोरेट कहलाता है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट अगर मेंबरशिप प्रोवाइड करवाई जा रही है एम्प्लॉयर के द्वारा, ये सुविधा आपको मिल सकती है या आपके बिहाफ पे एम्प्लॉय के किसी हाउस होल्ड मेंबर को भी साथ में दी जा सकती है। उस केस में वैल्यू ऑफ परक्विजिट में शामिल नहीं किया जाएगा इनिशियल फीस पेड फॉर एक्वायरिंग सच कॉर्पोरेट मेंबरशिप, यानी उस मेंबरशिप को पाने के लिए कुछ इनिशियल फीस होती है, मान लीजिए 100 रुपए, 150, 200, 250 रुपए इनिशियल फीस होती है। ये इनिशियल फीस आपकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट का पार्ट नहीं बनेगा। सर क्यों नहीं बनेगा? रीजन सुनिए प्लीज सभी लोग ध्यान से। रीजन ये है कि जो महीने का रेंट जा रहा है ना, या जो हफ्ते का जा रहा है वो तो आप पे करोगे, वो तो आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट बन जाएगा। बट स्टार्टिंग में वो फॉर्म जो फिलअप किया जाता है ना, तो उसकी एक प्रोस्पेक्टस फीस होती है उस फॉर्म की। तो वो प्रोस्पेक्टस कोई सुविधा थोड़ी है, वो तो उस फॉर्म को भरना था और फॉर्म खरीदना पड़ा 150, 200 रुपए, 500 रुपए का। तो वो जो प्रोस्पेक्टस फीस इनिशियल फीस है ना, वो आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट का पार्ट नहीं बनेगा। उसके बाद जब एम्प्लॉयर कोई सुविधाएं आपको दे रहा है उसमें जो पेमेंट कर रहा है दैट इज द पार्ट ऑफ योर सैलरी, इट मींस वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी इंक्लूडेड। बट कोई इनिशियल फीस वगैरह दे रहा है उसको एक्वायर करने की, उस मेंबरशिप को लेने के लिए, तो वो आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट का पार्ट नहीं बनेगा। बोलो क्लियर है? यस सर बिल्कुल क्लियर है। एक्सेप्शन, सर एक्सेप्शन का मतलब कि ये परक्विजिट होते हुए भी इसे परक्विजिट नहीं मानने दिया, ये परक्विजिट होते हुए भी आपके परक्विजिट में शामिल नहीं होगा, इसीलिए हमने इसको एक्सेप्शन में डाला हुआ है। क्या बोल रहा है? होली और एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस। यदि मान लीजिए जो आपको क्लब की सुविधा दी गई है वो पूरी तरीके से आपके ऑफिशियल या पार्शियली ऑफिशियल थी, मतलब करना आपके लिए बहुत जरूरी था। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस मीटिंग जब करते हैं क्लाइंट के साथ तो क्लाइंट को ना थोड़ा रिलैक्स होना फील होता है। सर मतलब समझे नहीं। अच्छा एक बात मुझे बताओ, मुकेश अंबानी के साथ कोई भी इंसान जब डीलिंग करने जाता होगा तो मुकेश अंबानी क्या पूरे टाइम फ्री रहते होंगे? बट मुझे मेरे प्रोजेक्ट के बारे में उनको बताना है ताकि वो इन्वेस्टमेंट वगैरह कर पाए, तो मैं कोशिश करूँगा मुकेश अंबानी जो अपने फ्री टाइम में अपने स्विमिंग पूल में यूँ नहा रहे हो, अपने स्विमिंग पूल में नहा रहे हो, बहते जा रहे हो, उसी वक्त मैं भी अपनी पनडुब्बी लेके उसी स्विमिंग पूल में आ जाऊँ और मैं कहूँ हेलो मुकेश, हाउ आर यू? मुकेश सर कहें हु द हेल आर यू? और मैं कहूँ सर माय नेम इज शिवम एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली और मैं आपके लिए एक प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कहो तो 1 मिनट के अंदर मैं अपने प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल दे दूँ। तो मुकेश अंबानी मस्त स्विमिंग पूल में नहाए हुए, आधे डूबे पड़े हैं, ऊपर निकले हुए इतने से, और पीते पीते बोलते हैं यस बताओ तुम्हारा प्लान क्या है। अब वो बता रहे हैं प्लान। तो कभी कभी आपने मूवीज में ऐसा देखा होगा स्विमिंग पूल में लोग नहा रहे हैं क्योंकि उनके पास उस वक्त टाइम होता है, तो वो प्लान सुन लेते हैं और एकदम से बोलते हैं यस तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है, तुम जल्दी से मेरे कंपनी में ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आ जाओ। इट मीन्स कि वो जो आप खाली बैठे थे ना वो आपका ऑफिशियल बन गया। कई बार इन जगहों पर बड़े बड़े डिसीजन ले लिए जाते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने क्या किया, वो फ्रांस में गए और फ्रांस के प्रेसिडेंट से मिले और वो मुझे स्टेडियम का नाम याद नहीं आ रहा, उस स्टेडियम में उनका भाषण था प्राइम मिनिस्टर जी का। तो जैसे उन्होंने भाषण दिया उनके मुंह से रैंडमली निकल गया कि देश को ज़रूरत है एकजुट होने की। जिस तरह से हमारा एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है हमें कुछ ग्लोबल वार्मिंग को लेकर काम करने चाहिए।
तो मैं फ्रांस से आश्वासन लेना चाहता हूं कि फ्रांस मुझे अभी इसी वक्त ये आश्वासन दे कि अगर भारत किसी भी चीज को लेकर इनिशिएट करेगा, खासतौर पे सोलर अलायंस को लेकर, सोलर एनर्जी से ऊर्जा बनाना, फ्री में बिजली बनाना, जिससे गांव गांव तक वो बिजली पहुंचाई जा सके, जो इंटरडिपेंडेंसी है कोल के ऊपर वो कम हो जाए, जिससे पोल्यूशन लेवल, कार्बन एमिशन कम हो जाए, तो क्या फ्रांस आप मेरा साथ दोगे? रैंडमली मोदी जी ने बोल दिया और फ्रांस ने भी कहा यस साथ देंगे। और आज उसका ये नतीजा है कि हमारे पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिसमें 131 देश हैं और उसका फाउंडिंग मेंबर भारत है और फ्रांस है। और भारत में ही उसका हेडक्वार्टर है, गुरुग्राम के अंदर, हरियाणा के गुरुग्राम में उसका हेडक्वार्टर है। तो कभी कभार कुछ ऐसी ट्रिप होती है जो ऑफिशियल नहीं होती, बट कुछ ऐसे काम हम कर देते हैं कि वो ऑफिशियल बन जाती है। अगर तुम्हारी कोई ऐसी ट्रिप है जो ऑफिशियल बन गई है, तो उस केस में क्लब की फीस जो तुम्हारी दी जा रही है वो तुम्हारी वैल्यू ऑफ परक्विजिट नहीं मानी जाएगी, तुम्हारी वैल्यू ऑफ परक्विजिट नहीं मानी जाएगी। अब मान लो वही मुकेश जी का एग्जांपल, अब मुकेश जी स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, पी रहे हैं, उसी वक्त मैं पहुंच गया, हेलो मुकेश सर, याद है? अब मुझे क्या हुआ, मुझे मिला था कंपनी तरफ से एक पैकेज कि मुकेश अंबानी के साथ उसी स्विमिंग पूल में तुम भी नहाओगे जिसमें वो नहा रहे होंगे। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। मैं गया और मैंने ऑफिशियल वर्क वहां पर कर लिया। मैंने मेरे मालिक को बताया कि सर देखो मैं छुट्टी पे कर गया था और मुझे मुकेश जी मिले, मैंने बिजनेस डील कर दी। तो वो कितने खुश होंगे, वो कहेंगे शिवम जो हमने तुमको पैसे दिए ना, या तुम्हारे लिए जो हमने पैसा खर्च किया, ये तुम्हारा ऑफिशियल मान लिया जाएगा। और जो चीज़ ऑफिशियल होती है वो एग्जाम्प्ट होती है। भाई कोई पैसा मेरे ऊपर खर्च किया गया और मैंने उस पैसे का इस्तेमाल ऑफिशियल पर्पज पे कर दिया, तो इससे मुझे क्या बेनिफिट मिला? क्या मुझे कोई बेनिफिट मिला? नहीं मिला। मेरी कंपनी को बेनिफिट मिला। क्या ये मेरे सैलरी का पार्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा सर। तो वही कह रहे हैं कि अगर कोई होली और एक्सक्लूसिव, भाई इससे ज्यादा एग्जांपल नहीं दे सकते इतना से पॉइंट के लिए, मैंने फिर भी बहुत कोशिश की आपको प्रैक्टिकल होकर समझाने की, ठीक है? तो होली और एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस पर्पस। देखिए अगर उस खर्चे की कंप्लीट डिटेल एम्प्लॉयर के पास है, वो भी डेट वाइज। दूसरा, उसमें जो एम्प्लॉयर है जो भी खर्चा किया उसका बकायदा उसके पास एक्सपेंस सर्टिफिकेट है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ऐसे केस में एम्प्लॉय पर किए जाने वाले खर्चे क्लब मेंबरशिप से रिलेटेड वो पूरी तरीके से एग्जम्प्ट हो जाएंगे, वो सैलरी का पार्ट नहीं बनेंगे। तो ये एग्जम्प्ट कब होंगे? जब एम्प्लॉयर के पास पूरे खर्चों की प्रॉपर डिटेल होगी डेट वाइज, और एम्प्लॉयर उसके बदले आपको एक सर्टिफिकेट भी दे सकता है, एक्सपेंडिचर सर्टिफिकेट, मतलब हर चीज बड़ी जेन्युइन है। तो सरकार ने कहा ऐसे में तुम्हारा वैल्यू ऑफ परक्विजिट जीरो मान लिया जाएगा। वीओपी क्या मान लिया जाएगा? जीरो। नोट करके लिखा है देयर वुड बी नो परक्विजिट फॉर यूज ऑफ हेल्थ क्लब। यदि कोई हेल्थ क्लब है, कोई स्पोर्ट्स क्लब है, कोई सिमिलर फैसिलिटी है जो इसी टाइप की एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, वो सब परक्विजिट नहीं माने, क्योंकि वो तो लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। आ रही बात समझे? कोई भी परक्विजिट नहीं माना जाएगा यदि वो हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स या सिमिलर फैसिलिटी से रिलेटेड है एम्प्लॉय के, ठीक है, जो एम्प्लॉयर उसको प्रोवाइड करवा रहा है। तो आई होप कि आपको क्लब एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आते हैं अदर बेनिफिट और एमिनिटीज के ऊपर। ये अदर बेनिफिट और एमिनिटीज वगैरह क्या होता है? एमिनिटीज का मतलब होता है सुख सुविधाएं। जैसे आप होटल्स में जाते हो तो होटल में खाली स्टे ही थोड़ी करते हो, होटल में आपको पार्किंग की भी सुविधा चाहिए, आपको वाईफाई भी चाहिए, आपको नीट एंड क्लीन पानी भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए, वॉशरूम साफ होने चाहिए। तो बेसिकली वो क्या होती है? एमिनिटीज कहलाती हैं, ठीक है, बेसिक सुख सुविधाएं। इसके अलावा कोई भी बेनिफिट है तो उस केस में वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या मानेंगे? कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर अंडर आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन। जो भी एम्प्लॉयर का खर्चा पड़ रहा है, जो भी एम्प्लॉयर ने पे किया, लेस रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय से रिकवर हो तो उतना पार्ट कम होगा, बचा हुआ पार्ट क्या बनेगा? वैल्यू ऑफ परक्विजिट बन जाएगा। देयर विल बी नो टैक्सेबल परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंस ऑन टेलीफोन। यदि मान लीजिए एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को टेलीफोन की सुविधा दी या मोबाइल फोन उसका रिचार्ज करवा दिया, तो ये छोटे मोटे खर्चे कभी भी परक्विजिट नहीं माने थे, इनको पूरी तरीके से एग्जम्प्ट कर दिया गया है। ये सब कहलाते हैं आपकी बेसिक एमिनिटीज। सर क्या चैप्टर फिनिश? नो, चैप्टर थोड़ी फिनिश है, अभी तो चैप्टर आपका बचा हुआ है। अब मैं आपको इसके आगे की कहानी बताने के लिए जा रहा हूँ। ये दो हो गए, अब हम मूवेबल एसेट्स की बात करेंगे, ठीक है? चलिए मूवेबल एसेट्स की बात करते हैं। ये मैंने पहले से नहीं लिख कर रखा था बिकॉज मैं इसको लिख कर समझाना चाहता हूँ सो दैट आपको ज्यादा समझ आए। जहाँ प्योरली थ्योरी होती है वहां मैं पहले से नोट कर लेता हूँ, जिससे हमारी क्लास बहुत लेंदी ना बन जाए, बहुत लंबी ना बन जाए, इस वजह से, ठीक है? अच्छा प्लीज अभी मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे बस इतना बता देना कि ये 1 आवर की वीडियो सफिशिएंट है या मैं इसको प्लस करूँ या माइनस करूँ, थोड़ी छोटी बनानी चाहिए या और बड़ी बनानी चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट करिए। वैसे तो मेरे हिसाब से 1 घंटा सफिशिएंट है, क्योंकि जनरली आप कहीं भी पढ़ने आते हो तो 1 घंटा तो मिनिमम पढ़ते हो, एज अ प्रोफेशनल 1 घंटा तो बिल्कुल होना ही चाहिए, बट स्टिल आपका मैं एक बार सजेशन लेना चाहूँगा, ठीक है? तो प्लीज़ आप देना सजेशन मुझे। आइए बात करते हैं हम अपने पास मूवेबल एसेट्स की। मूवेबल एसेट्स तो लो भैया,
मूवेबल एसेट्स की बात हो रही है। मूवेबल एसेट्स में ना दो चीज़ें आती हैं, मैं इसको कंबाइन करके पढ़ाऊंगा सो दैट हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एक होता है मूवेबल एसेट्स को एम्प्लॉय को यूज़ करने के लिए देना, एक होता है उसको ट्रांसफ़र कर देना। ट्रांसफ़र मतलब उसको बेच देना, ठीक है। तो दो चीज़ आएंगी, एक तो आएगा आपने मूवेबल एसेट्स दिया है जिसको वो क्या कर पाए, यूज़ कर पाए, यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट्स। और एक होता है ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, एक एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दिया, उसको उसी को दे दिया। यूज का मतलब है कि यूज करके वापस कर देना, ट्रांसफर का मतलब है हमेशा के लिए उसको दे देना, ठीक है। तो दूसरा केस है आपका ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, ठीक है। तो एक हो गया यूज और एक हो गया आपका ट्रांसफर, ठीक है। ये दो चीजें हैं, इनके भी सेक्शंस अलग अलग हैं, याद रखना। सेक्शन अलग क्या क्या है इसका, जो सेक्शन ही रूल, इसका जो रूल है वो है रूल नंबर 3 सब सेक्शन 7 क्लॉज 7। यूज वाले का क्या है 377, उसका है 378, ठीक है। तो इस वाले का रूल है रूल 3 सब सेक्शन 7 क्लॉज 8, ये है, ठीक है। तो पहले मैं आपको यूज वाला बताता हूं। यदि एक एम्प्लॉयर ने कोई भी चीज, कोई भी मूवेबल एसेट्स एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दिया, तो सर क्या क्या एसेट्स में दे सकते हैं, दो चीजें। एक तो हो सकता है लैपटॉप और कंप्यूटर, और उसको छोड़ के बाकी सब जो आइटम है वो अदर्स में चलेंगे। तो दो चीजें होती हैं इसमें। कितनी चीजें होती है बताइए, दो चीजें। ये लीजिए यहां पर दो चीजें हैं, या तो वो उसको क्या दे सकते हैं, वो उसको दे सकते हैं लैपटॉप और कंप्यूटर। क्या दे सकते हैं, लैपटॉप और कंप्यूटर। यदि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को लैपटॉप और कंप्यूटर यूज करने के लिए दिया है, यूज करने के लिए, तो उसकी सैलरी में वैल्यू ऑफ परक्यूजिट कितना ऐड करें। तो ये बोला गया कि जब यूज करने के लिए दिया तो वो क्या घर जाके उसमें कोई गेमिंग या कोडिंग वगैरह, हैकिंग वगैरह करेगा एम्प्लॉय? अरे भैया तुम्हारा खुद का ही तो काम करेगा। प्रैक्टिकली सोचो, एक एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को लैपटॉप दिया, कंप्यूटर दिया, तो भाई क्यों दिया होगा? ताकि वो उस पर ऑफिशियल वर्क करे, उसे ऑफिस में भी काम करवाएंगे और घर के लिए भी काम दे देंगे, तो इसलिए तो दिया होगा। तो क्या इसमें एम्प्लॉय को कोई सुविधा मिली इससे? कुछ भी नहीं, काम और बढ़ गया। तो क्या वैल्यू ऑफ परक्यूजिट होगा? नहीं होगा। तो यहां पर लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इज इक्वल टू निल। इस केस में वीओपी कुछ भी नहीं मानेंगे। दूसरा, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को लैपटॉप कंप्यूटर के अलावा कोई अदर मूवेबल एसेट्स दे सकता है, इनको छोड़ के। तो मैं लिखूंगा other than laptop and कंप्यूटर, ठीक है। मूवेबल एसेट्स की बात कर रहे हैं कि इनको छोड़ के एम्प्लॉयर और भी तो कुछ चीजें दे सकता है, जैसे कोई टीवी दे दी, कोई फ्रिज दे दिया, कोई वाटर कूलर दे दिया। इस टाइप का कोई भी आइटम अगर एम्प्लॉय ने यूज करने के लिए दिया तो क्या होगा? अच्छा, आपको याद है जब मैंने आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन कराया था, उसमें फर्नीचर वगैरह दिया गया था, एसी टीवी वगैरह। तो उसमें क्या किया था हम लोगों ने कि अगर एम्प्लॉयर का अपना रिसोर्स है, टीवी फ्रिज वगैरह एम्प्लॉयर का अपना है, तो एक्चुअल कॉस्ट का 10% हमने क्या माना था, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। और यदि एम्प्लॉयर ने खुद किराए पर लेकर दिया है एम्प्लॉय को, तो जो किराया उसने पे किया वो उसका क्या बन जाता था, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। सेम यहां भी है, सेम यहां भी है। यहां पर बोला गया कि अब यहां पर ये चेक करो कि एम्प्लॉयर का वो अपना है, ऑन्ड बाय एम्प्लॉयर या नॉट ऑन्ड बाय एम्प्लॉयर। हो सकता है एम्प्लॉयर का अपना ना हो, एम्प्लॉयर ने रेंट पर लेकर आपको दिया है। यदि एम्प्लॉयर का अपना है तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट मानेंगे 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। कितना मानेंगे? 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। उसमें से माइनस कर देंगे रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। जितना भी आएगा दिस इज योर VOP, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है उसका 10% आपकी VOP बन जाएगा, और अगर एम्प्लॉय से कुछ रिसीव हुआ है तो वो माइनस कर दो, बचा हुआ पार्ट आपका VOP बन जाएगा, नेट VOP, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर का अपना रिसोर्स नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है कि एम्प्लॉयर ने रेंट पर लेकर आपको दिया होगा, तो जो एक्चुअल रेंट पे किया गया है वो ले लेंगे, एक्चुअल
रेंट, और अगर कोई रिकवरी हुई है, रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय से हुई है, तो वो माइनस कर देंगे। जो बचा हुआ पार्ट है ये आपका क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ परक्विजिट। सो सिंपल। तो यदि लैपटॉप और कंप्यूटर एक एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दिया है तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्वेश्चन नहीं मानेंगे, क्योंकि ये एक ऑफिशियल पर्पस ही माना जाएगा। और दूसरा, लैपटॉप और कंप्यूटर के अलावा कोई आइटम दिया है तो देखा जाएगा क्या वो एम्प्लॉयर का अपना है। यदि वो एम्प्लॉयर का अपना है तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट क्या मान ली जाएगी, उसकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट। और अगर एम्प्लॉयर का अपना नहीं है तो ऑब्वियसली आता है एम्प्लॉयर ने खुद रेंट पर लेकर आपको दिया होगा, तो उस केस में जो एक्चुअल रेंट एम्प्लॉयर ने पे किया है वो बन जाएगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट। और दोनों ही केस में यदि एम्प्लॉय आपको कुछ रिसीव हो गया तो वो अमाउंट उतने से कम होकर लिख दिया जाएगा। बोलो क्लियर है? ये वाला अमाउंट जो है वो आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। कोई डाउट? चल सकते हैं आगे? यस सर। तो ये हमने पढ़ लिया अपने पास रूल नंबर 3, सब सेक्शन 7 क्लॉज नंबर 7। ये अब हमने अपने पास कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे चलेंगे अपने पास अगली जगह पर, ट्रांसफर। ट्रांसफर वाला केस करेंगे, ठीक है। देखिए ट्रांसफर वाले केस में जो रूल लगेगा दैट इज रूल 3 सब सेक्शन 7 क्लॉज नंबर 8। ट्रांसफर एक क्या क्या आइटम आप ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे यहाँ 2 आइटम थे जो ट्रांसफर कर सकते थे, वहां पर 3 आइटम हो जाएंगे। एक तो कंप्यूटर या लैपटॉप या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जाएगा पहला। तो यहां पर हम फर्स्ट बनाएंगे दैट इज लैपटॉप कॉमा कंप्यूटर कॉमा इलेक्ट्रॉनिक आइटम। या तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर सकता है, यूज नहीं बोला, यूज वाला तो यहां था, ट्रांसफर उसको बेच दिया या उसको ही दे दिया हमेशा हमेशा के लिए। लैपटॉप, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉय को दे दिया हमेशा हमेशा के लिए, तो वीओपी क्या मानेंगे? तो वीओपी उस केस में मानेंगे, वीओपी मानेंगे क्या, जो भी उसकी, ये लो वीओपी मानेंगे जो भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट माइनस 50% डेप्रिशिएशन, वो भी रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। वो भी कौन से मेथड से? WDV मेथड से, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। सर ये ना थोड़ा समझ में नहीं आया। देखो मेरी बात को सुनो। मान लीजिए एम्प्लॉयर ने कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक वाटर कूलर खरीदा, और वो खरीदा 2022 में। कब खरीदा? 2022 में 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का। उस पर डेप्रिशिएशन 10% से वो लगाता है। 2 साल के बाद तो उसने वही वाटर कूलर अपने एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दिया। तो जब वो ट्रांसफर किया जाएगा तो उसकी कीमत क्या मानी जाएगी? भाई जो ओरिजिनल कॉस्ट है 2 साल तक यूज किया तो 2 साल का डेप लगाओ। कितना परसेंट? 50%, वो भी WDV। अगर मैं 10 लाख के वाटर कूलर पे पहले साल 50% लगाओ, सर आपने तो अभी 10 बोला था। भाई वो तो तुम लगा रहे हो, बट सैलरी के चैप्टर में तो 50 बोला गया ना, तो 50 लगाओगे। आप अपना कुछ भी करो, वो तुम्हारी इंटरनल पॉलिसी है, पर टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 50% ही मानी जाएगी, ठीक है। तो 10 लाख का 50% कितना हुआ? 5 लाख। तो 1 साल के बाद की वैल्यू होगी। फिर 1 साल उसने और यूज किया था एम्प्लॉयर ने, तो 1 साल और माइनस कर दो, 5 लाख का 50%, 2.5 लाख। तो जो 2.5 लाख है ना, वो एम्प्लॉय के हाथों में वैल्यू ऑफ परक्विजिट मान ली जाएगी। 2 साल का डेप्रिशिएशन, क्योंकि 2 साल बाद उसको ट्रांसफर कर दी थी, तो जितने साल बाद ट्रांसफर करेंगे उतना डेप माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो एम्प्लॉय की वैल्यू ऑफ परक्विजिट मान लेगा। और उसमें भी एम्प्लॉय अगर कुछ दे देगा तो वो और माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया लैपटॉप। सर 50% ही क्यों? बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा? भाई इलेक्ट्रिक आइटम्स की ना ज़्यादा लाइफ नहीं होती है, इसलिए 50% रखा। SLM नहीं कभी सोचो 2 साल में समाप्त हो जाएगा, WDV है, कभी समाप्त नहीं होने वाला ये, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि मोटर कार एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दी। मोटर कार एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दी, तो उस केस में वैल्यू ऑफ परक्विजिट मानेंगे जो भी उस कार की एक्चुअल कॉस्ट होगी माइनस 20% डेप्रिशिएशन ऑन रिटन डाउन वैल्यू। 20% डेप्रिशिएशन माइनस करेंगे, वो भी रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, ठीक है। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कार ट्रांसफर कर रहा है, क्या ट्रांसफर कर रहा है? कार ट्रांसफर है। तो कार जब खरीदी थी उस टाइम की ओरिजिनल कॉस्ट माइनस हर साल का डेप्रिशिएशन, वो भी किस रेट से? 20% से। कौन से मेथड से? WDV मेथड से। फिर जिस तारीख को एम्प्लॉय को दिएगा उस तारीख को उसकी कीमत क्या रह गई, वही उसकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट मान ली जाएगी। अगर एम्प्लॉय ने कुछ दिया तो वो उससे और माइनस कर देना, तो आ जाएगी आपकी नेट वैल्यू ऑफ परक्विजिट।
क्लियर हुआ? यस सर, बिल्कुल क्लियर हुआ। थर्ड क्या दे सकते हैं, इन दोनों को छोड़ के एनी अदर। थर्ड केस में क्या आ जाएगा आपका, एनी अदर। एनी अदर के केस में बोला गया कि वैल्यू ऑफ परक्यूजिट माना जाएगा एक्चुअल कॉस्ट माइनस 10% डेप्रिसिएशन, वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड से, एसएलएम मेथड से, स्ट्रेट लाइन। सर इसमें एसएलएम क्यों? अरे भाई वो आइटम ज़्यादा यूज होते हैं, ये थोड़े कम यूज होते हैं एनी अदर, इसलिए इसमें 10% एसएलएम कर दिया गया, सीधा। समझ रहा है? वैसे अभी मैं एक एग्जांपल कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना, एग्जांपल से पूरा समझ आ जाएगा। अगर तुम्हें अभी 20, 30, 40% भी आ गया ना समझे, तो इनफ है, बच्चा वो पार्ट वहाँ करवा दे। सर हमें तो कुछ भी नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी मैं क्वेश्चन के थ्रू करवा दूँ, टेंशन मत लो, ठीक है? आओ। अच्छा यहाँ पर ना मैं एक नोट डालूंगा, नोट देखो, नोट क्या है? नोट ये है कि इन ऑल द अबव केस, इन ऑल द अबव केस value of perquisite is deducted if any amount received from the employee। यदि एम्प्लॉय से तीनों केस में कोई पैसा मिल रहा है तो उससे आपका वैल्यू ऑफ परक्यूजिट रिड्यूस कर दिया जाएगा। ये तो हमने लगातार एक ही चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं, आ रही बात समझे? अब हम इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, और इस पर नहीं बल्कि एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे, उसमें ग्रेचुटी भी आ जाएगा, पेंशन भी आ जाएगा, लीव इनकैशमेंट, ऐसा बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर दोस्तों वो क्वेश्चन समझ आ गए तो इट मीन्स कि पीछे की सारी क्लासेस आपको अच्छे से आती है, ये माना जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुन, मैंने क्या बोला, ये माना जाएगा कि पीछे की सारी क्लासेस आपको आती हैं। ठीक है, क्वेश्चन करें। पहले आप नोट करना चाहोगे? वीडियो को पॉज करके एक बार नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन पर आऊँगा, क्वेश्चन कराऊंगा, बस क्लास को वाइंड अप कर दूंगा। ठीक है, ये लो नोट कर लो आप चाहो तो चलिए अब एक क्वेश्चन से हम अपने कॉन्सेप्ट्स को और बेहतर बनाते हैं। और मैंने जैसा वादा किया था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिससे पिछले सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएं, बट मेक श्योर आपने पीछे की सारी वीडियोस देखी हो और वो सारे कॉन्सेप्ट आपको आते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आप सब लोग की मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिए क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ। क्वेश्चन में लिखा है मिस्टर एक्स रिटायर हो रहे हैं फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ मिस्टर वाई लिमिटेड, मैसर्स वाई लिमिटेड। ठीक है, मिस्टर एक्स रिटायर हो रहे हैं मैसर्स वाई लिमिटेड कंपनी से, वो भी कब? 31/1/2024। सर ये क्वेश्चन कहाँ से करवा रहे हो? अरे भाई ये देखो, ये रहा आईसीआई का स्टडी मटेरियल, यहाँ से करवा रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 20, मतलब कुछ अलग से नहीं करा रहा, आईसीआई का स्टडी मैट ही कवर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए तो लिखा हुआ है मिस्टर एक्स रिटायर हो रहे हैं सर्विसेज से मैसर्स वाई लिमिटेड से 31/1/2024 को। तो दिमाग में बनाओ कि जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो 23-24 होने वाला है, तभी तो 31/1/2024 की बात बोलिए कि वो उस टाइम क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। मुझे बस इतना बताओ उसकी रिटायरमेंट वाले प्रीवियस ईयर में उसने कितने टाइम तक काम किया? सर आप जैसा बता रहे हो प्रीवियस ईयर अगर उसका 23-24 है और वो 31/1/2024 को रिटायर हो रहा है, इट मीन्स साल खत्म होने के सिर्फ 2 ही महीने बचे थे और वो रिटायर हो गया, तो 12 में से 2 गए, यानी 10 महीने उसने काम किया होगा। तो जो भी उसको सैलरी वैल्यू मिलेगी वो सब 10 महीने के अकॉर्डिंगली मिलेगी। ठीक है, इसके लिखा है आफ्टर कंप्लीशन सर्विसेज ऑफ 30 ईयर, और उसने 30 साल 1 महीने पूरा काम किया। बट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू जो भी कैलकुलेशन होगा उसमें हम 30 साल ही कंसीडर करें, बिकॉज राउंड ऑफ भी इसमें नहीं होगा, एक्सिस ओवरहेड वाला। लिखा हुआ है ही हैड ज्वाइन द कंपनी ऑन 1/1/1994, 1 जनवरी 1994 को इन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया, और तब इनकी एज थी 30 साल, और अभी इन्हें काम करते हुए भी कितना हो गया, 30 साल 1 महीना। इट मीन्स ये सीनियर सिटीजन हो गया, इसी वजह से तो रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन वाली एज इन्होंने अटेन कर दी है, तभी इनकी रिटायरमेंट प्लान की जा रही है। आगे लिखा हुआ है एंड रिसीव द फॉलोइंग, ये सारी चीजें उसे मिल रही हैं, वो भी कब, रिटायरमेंट के वक्त। फर्स्ट पॉइंट है ग्रेचुटी ₹6 लाख, ही वॉज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, कि उनको 6 लाख रुपए की ग्रेचुटी मिल रही है, और हमको ये एज्यूम करना है कि वैसे लिखा हुआ है कि वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड होते थे। सर ऐसे क्यों बताया? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछने वाली बात नहीं थी। ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड होते तो एग्जामिशन जो सेक्शन 10(10) में दिया थी वो अलग तरीके से होती है, और यदि वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं हो रहे होते और उन्हें फिर भी ग्रेचुटी मिलती तो उनका एग्जामिनेशन का तरीका बिल्कुल अलग होता। याद है 15/30? यस सर याद है। आगे चलिए, सेकंड पॉइंट, लीव इनकैशमेंट
₹3,30,000 for 330 days leave balance in his account. He was credited 30 days leave for each completed year of service. ये जो पॉइंट बोल रहा है, ये पॉइंट ये बोलना चाहता है कि जो लीव इनकैशमेंट का पैसा मिला है वो 3,30,000 रुपये मिला है और उसको पता नहीं कितनी छुट्टियां मिली होंगी अपने 30 सालों में, बट अभी उसके पास जो छुट्टियां बची हैं जो उसने नहीं ली बट फिर भी वो जॉब पे आता था, वो बची 330 छुट्टियां अभी भी उसके पास बची हुई हैं। ठीक है, ये बात बोल रहा है। और हम एक साल में जो मैक्सिमम छुट्टी दे सकते हैं वो 30 दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता, ऐसा लॉ में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में, एज पर स्कीम ऑफ द कंपनी ही वॉज ऑफर्ड अ कार। कंपनी की स्कीम के अकॉर्डिंग हम अपने एम्प्लॉयज के साथ क्या ऑफर करेंगे? कार ऑफर करें, मतलब उसको कार ट्रांसफर करेंगे, ये लिखा हुआ है। विच वॉज परचेज ऑन 30/1/2021, मतलब कंपनी ने कोई कार खरीदी थी 30/1/2021 को, कंपनी उसे अपने एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर रही है रिटायरमेंट वाले दिन। क्या कर रही है? ट्रांसफर कर रही है, उसको दे रही है। कितने रुपए में? 5 लाख रुपए में। इसका मतलब कि उस कार के बदले एम्प्लॉय ने कितना पे किया? 5 लाख रुपीज पे किया। तो जो भी वैल्यू ऑफ परक्विजिट आएगा कार का, उसमें से 5 लाख माइनस करके जो अमाउंट बनेगा दैट इज वैल्यू ऑफ परक्विजिट और उस सैलरी में ऐड हो जाएगा। बोलो क्लियर है? यस सर क्लियर है। कंपनी हैज रिकवर्ड 2 lakhs। अरे एक गलती होगी, कार की जो कीमत थी वो 5 लाख थी। कार की कीमत कितनी थी? 5 लाख। और जब ट्रांसफर किया तो एम्प्लॉय से 2 लाख रुपए रिसीव किए। ठीक है, तो 2 लाख रुपए रिसीव हुए फ्रॉम हिम फॉर द कार। कंपनी डेप्रिशिएट करिए व्हीकल को एट द रेट ऑफ 15% ऑफ एसएलएम। एसएलएम से क्या करिए? वो डेप्रिशिएट कर रही है। तो बताओ ये पॉइंट समझ रहा है? इस पॉइंट को एक बार दोबारा पढ़ के देखो। एज पर द स्कीम द कंपनी ही वाज ऑफर्ड कार विच वाज परचेज ऑन 30/1/2021 बाय द कंपनी फॉर ₹5 लाख। कंपनी हैज रिसीव्ड ₹2 लाख फ्रॉम हिम फॉर द कार। कंपनी डेप्रिशिएट द व्हीकल एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन एसएलएम मेथड। चलिए ठीक है, फोर्थ पॉइंट पढ़ो। फोर्थ पॉइंट लिखा है एन अमाउंट 3 लाख ऑन commutation of pension of 2/3 of the pension commutation, मतलब पेंशन को कम्यूट करवाया, वो भी कितना? पूरा नहीं, 2/3 ओनली, पूरा नहीं करवाया, सिर्फ 2/3 हिस्सा ही उसने कम्यूट कराया, जिसके बदले उसे कितने रुपए मिल रहे हैं? 3 लाख रुपए। कितना रुपए? 3 लाख रुपए। चलो पेंशन का भी पॉइंट हम करेंगे इसके अंदर। लिखा हुआ है कंपनी प्रेजेंटेड हिम अ गिफ्ट वाउचर वर्थ ₹6 लाख ऑन हिज रिटायरमेंट। गिफ्ट वाउचर दिए गए हैं एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर के द्वारा। कितने रुपए के? 6,000 रुपए के। शायद हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था 5,000 तक के एग्जाम्प्ट होता है, 5,000 के ऊपर पूरे क्या हो जाता है? टैक्सेबल हो जाता है। चलो देखेंगे आगे। इसके बाद लिखा हुआ है हिज कलीग मतलब जो ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं ना, इसके फ्रेंड सर्कल के, उनकी बात की जा रही है। उनके फ्रेंड सर्कल ने इनको टेलीविजन गिफ्ट की है 50,000 रुपए की, और उसमें एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, ये आपस में जो कलीग्स हैं उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो कलीग का कंट्रीब्यूशन है क्या ये सैलरी का पार्ट बनेगा? क्या आपने कहीं ऐसा पढ़ा था? दो लोगों के बीच में अगर दोस्ती यारी का संबंध है तो ऐसे में दोस्ती से दोस्ती नहीं को मिलने वाला कोई भी गिफ्ट जो है वो टैक्सेबल होगा सैलरी हेड में, ऐसा पढ़ा था? नहीं, एम्प्लॉय पढ़ा था ना। तो जो चीज़ें उसको अपने दोस्तों से मिली, क्या वो सैलरी हेड में टैक्स होगी? आंसर इज नो, बिकॉज जो मालिक से मिलेगा सिर्फ वही चीज़ तो सैलरी हेड में टैक्स होगा। फिर आगे लिखा हुआ है फॉलोइंग आर द अदर पर्टिकुलर्स। क्या दे रखा है? ही हैज ड्रॉ अ बेसिक सैलरी ऑफ ₹20,000 एंड 50% अलाउंसेस पर मंथ फॉर द पीरियड 1/4/2023 से 31/1/2024। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि उसका जो बेसिक पे है वो 20,000 रुपए और उसका 50% यानी 10,000 रुपए उसका क्या है? डीए है, डीएनएस अलाउंस है। और डीएनएस अलाउंस और बेसिक पे कब तक दिया गया? जब तक वो रिटायर नहीं हुआ, यानी 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31/1/2024 तक उसको ये पेमेंट की गई है। आगे लिखा हुआ है रिसीव्ड पेंशन ऑफ ₹5,000 पर मंथ फॉर द मंथ 1/2/2024 से लेकर 31/3/2024 तक आफ्टर कमिटेड पेंशन, मतलब कमिटेड पेंशन लेने के बाद उसको जो रेगुलर मंथली पेंशन मिल रही है वो कितने की मिल रही है? 5,000 रुपये पर मंथ, जो उसकी रिटायरमेंट के बाद से उसे इस साल से 2 ही महीने मिली, क्योंकि इस साल जो 23-24 है 31 तारीख को तो रिटायर हो गया था, 31 जनवरी को, उसके बाद बचा फेब और मार्च, तो इस साल 2 ही महीने यानी 5-5 यानी 10,000 रुपये उसको क्या मिला है? अनकमिटेड पेंशन का मिला है महीने के हिसाब से। फिर लिखा हुआ है कंप्यूट करना है आपको ग्रॉस टोटल इनकम। अच्छा, सैलरी नहीं, सैलरी तो निकालनी बल्कि साथ में जीटीआई भी निकालना है। ग्रॉस टोटल इनकम फ्रॉम द अबव असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर 24-25 है, तो बताइए प्रीवियस क्या होने वाला है? 23-24 होने वाला है। एज्यूम करो कि उसने एक्सरसाइज किया है, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम को छोड़ दिया उसने, ऑप्शनल टैक्स रिजिम यानी पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में आ गया। चलो अभी इससे हमें मतलब नहीं, अभी मेन मतलब है नेट सैलरी निकालने से। बोलिए किससे मतलब है? नेट सैलरी को कंप्यूट करने से। तो चलिए निकालते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। आओ, हम यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा एम्प्लॉय का नाम क्या है? एम्प्लॉय का नाम है मिस्टर एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन
कैलकुलेशन ऑफ नेट सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं नेट सैलरी की मिस्टर एक्स की, वो भी प्रीवियस ईयर अपने 23-24 के अंदर। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम उठाएंगे बेसिक पे। सबसे पहला क्या है हमारा? बेसिक पे। चलिए बेसिक पे उठाते हैं। बेसिक पे आपको याद है एडिशनल इंफॉर्मेशन का सबसे लास्ट वाला पॉइंट आपको दे रखा है, ही ड्रॉ अ बेसिक सैलरी ऑफ 20,000 और 50% क्या है उसका? डी है। ठीक है, तो चलिए 20,000 रुपये वो सैलरी उठा रहे हैं, 20,000 रुपीज़। और उसने कितने महीने काम किया? उसने काम किया 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक, यानी 10 महीने काम किया है। तो 20,000 मल्टीप्लाई 10 मंथ्स, तो ये आपका आ जाएगा 2 लाख रुपए। ठीक है, वैसे 2 लाख को मैं थोड़ा सा उस साइड पर लिखूंगा जिससे कि मेरी कैलकुलेशन के लिए मुझे और स्पेस मिल जाए। तो 2 लाख यहाँ लिखेंगे, ये लो भाई 2 लाख। इसके बाद हमें और क्या मिला है? डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस कितना? 50%। बेसिक पे कितना है? 20,000, उसका 50% कितना है? 10,000। 10,000 इनटू में 10 मंथ, ये कितना रहेगा? 1 लाख। ठीक है, इसके बाद और क्या है? बस डी वगैरह है। अब हम अपने फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं। फर्स्ट पॉइंट पर आओ। फर्स्ट पॉइंट है मिस्टर एक्स रिटायर हो रहा है 31/1/2024 को, उसको ग्रेचुटी मिली 6 लाख। तो पहले हम ग्रेचुटी वाला काम करेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा ग्रेचुटी। क्या लिखूंगा? ग्रेचुटी। और यहां लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि मैं वर्किंग नोट नंबर 1 में ग्रेचुटी की पूरी कैलकुलेशन करके जो भी टैक्सेबल पार्ट होगा वो मैं यहाँ के लिख दूंगा, जो भी टैक्सेबल पार्ट होगा वो यहाँ पर आके लिख दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर बनाएंगे हम वर्किंग नोट। सो दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी। ग्रेचुटी की कैलकुलेशन करते हैं। अभी मुझे एक बात बताओ, ग्रेचुटी कितना रिसीव हुआ है? ग्रेचुटी रिसीव्ड, सर ग्रेचुटी रिसीव हुआ फर्स्ट पॉइंट में 6 लाख रुपीस, 6 लाख रुपए। उसमें से आप क्या करने वाले हैं? कुछ एग्जम्प्ट करने वाले हैं। लेस एग्जम्प्ट कितना? अंडर सेक्शन 10(10) लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो भी तीनों में से कम होगा उतने पार्ट का आपको क्या मिल जाएगा? एग्जम्पशन मिल जाएगा ग्रेचुटी के अंदर। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड 6 लाख। मैक्सिमम ग्रेचुटी में कितना मिल सकता है? 20 लाख। और अगर ये ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड था, उसके बाद अगर इसे ग्रेचुटी मिलती है तो 15 आउट ऑफ 26 इनटू में बेसिक पे और डीए पूरा इनटू में नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। याद आ रहा है? यस सर। तो हम यहां पर लेंगे 15 आउट ऑफ 26 इनटू में बेसिक पे 1 महीने का कितना था? 20,000। 1 महीने का कितना था? 20,000। और डीएनएस अलाउंस पूरा लेते हैं, कोई फॉर्मूला और नहीं, पूरा लेते हैं। कितना? 10,000। तो कितना आ गया ये? 30,000 इनटू में कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। इसने पहली लाइन में लिखा था 30 साल 1 महीने काम किया है, इसका मतलब राउंड ऑफ नहीं करेंगे, सीधा 30 साल ही आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर इनटू कर देंगे 30 ईयर से, 30 ईयर से कर देंगे। तो ये पार्ट कितना आ जाएगा? चलो इसको कैलकुलेटर देता हूँ, प्रकट हो जाओ जरा, हमें कैलकुलेशन बताओ कितनी आएगी। सर कैलकुलेशन आएगी 15 डिवाइड बाई 26 इनटू में 30,000 इनटू में 30, ये आएगी 5,19,230। दिस इज 5,19,230, बिल्कुल सही है। 5,19,231 ले रहा हूं क्योंकि 0.7 करके है, तो राउंड फिगर 0 को मैंने 1 कर दिया। ठीक है, बताओ 6 लाख, 20 लाख और 5,19,231 सबसे कम क्या है? सर सबसे कम है ये 5,19,231। तो ये पार्ट मेरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 5,19,231 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। जो पार्ट बचा
ये मेरा ग्रेचुटी का पार्ट बनेगा टैक्सेबल वाला, जो मैं अपनी सैलरी में ऐड करूँगा। ये कितना आ जाएगा, 6 लाख माइनस 5,19,231, सो दिस इज 80,769 rupees. So this is the taxable part of your gratuity. 80,769. 80,769 is the taxable part of your gratuity. बोलो समझ आया? ये तो इसमें समझने वाला पार्ट ही नहीं था भाई, ये तो पहले ही समझ चुके हैं, ये तो पहले ही किया हुआ है हम लोगों ने ग्रेचुटी वाले टॉपिक के अंदर। ना देखा तो भाई पहले वीडियो देखा ना ग्रेचुटी की, तब करोगे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद सेकंड पॉइंट है लीव इनकैशमेंट का। तो चलो अब लीव इनकैशमेंट की बात कर लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे लीव इन कैशमेंट। अभी लीव इन कैशमेंट पे भी वर्किंग नोट बनेगा, तो मैं लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 2। क्या, वर्किंग नोट नंबर 2। तो चलिए वर्किंग नोट नंबर 2 की बात करते हैं। ये लो WN2 वर्किंग नोट नंबर 2। कैलकुलेशन ऑफ लीव इनकैशमेंट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ लीव इनकैशमेंट। अब आप मुझे बताइए आपको लीव इनकैशमेंट मिल कितना आ रहा है। लीव इनकैशमेंट, सर लीव इनकैशमेंट 330 दिन के हिसाब से 3,30,000 मिल रहा है। कितना, 3,30,000 रुपीज। चलो भाई 3,30,000 रुपये मिल रहा है। लेस करेंगे इसमें से कुछ पार्ट एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)AA। याद है कम्यूटेड पेंशन का सेक्शन 10(10)A होता था और लीव इनकैशमेंट का सेक्शन 10(10)AA होता था। ये सर हमें याद है। 4 अमाउंट होते थे, 3 नहीं होते थे, इसमें 4 होते थे। 4 में से जो सबसे कम होगा वो पार्ट आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो सबसे कम क्या है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव ₹3,30,000। दूसरा मैक्सिमम 25 लाख रुपए। ठीक है, मैक्सिमम कितना, 25 लाख रुपए। और तीसरा होता था 10 मंथ सैलरी। 10 मंथ सैलरी। और ये जो सैलरी होती थी, मैं स्टार डाल के लिख रहा हूं, ये सैलरी होती थी एवरेज ऑफ 10 मंथ सैलरी। ये वाली सैलरी होती थी एवरेज ऑफ 10 मंथ सैलरी। और यहां पर सैलरी का मीनिंग होता था बेसिक पे और डीएनएस अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट और कमीशन परसेंटेज में। यहां पर सैलरी का मीनिंग क्या होता था, बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट और कमीशन परसेंटेज में। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, 10 महीने की अगर मैं एवरेज सैलरी निकालूं, अगर मेरी सैलरी में कोई चेंज नहीं आया तो जो 1 महीने की सैलरी वही तो एवरेज आ जाएगी। भाई एक बात बताओ, अगर मेरी सैलरी 10,000 रुपए है और मैं 10 महीने का एवरेज निकालना चाहूँ तो पहले मैं 10,000 इंटू 10 करूंगा, कितना आएगा, 1 लाख। डिवाइड करूंगा 10 से तो काट पीट के आंसर 10 ही तो आएगा। तो क्यों मैं इतनी माथापच्ची करूंगा, और मेरी सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं है तो एवरेज तो वही निकलेगा जो 1 महीने का आएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन में बताइए कितना है बेसिक पे, ये आपका 20,000। सर डी का फॉर्मिंग क्वेश्चन में बोला ही नहीं था फॉर्मिंग, तो हम मानेंगे भी नहीं। तो सिर्फ कितना आएगा, 20,000। कमीशन दे नहीं रखा तो 20,000 आ जाएगा। तो 10 मंथ इंटू में 20,000, ये आपका आ जाएगा 2 लाख रुपए। कितना रहेगा, 2 लाख रुपए। इसके बाद थर्ड क्या था, वो था अर्न लीव सैलरी। कितनी तुमने अर्न लीव सैलरी कमाई है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हारे 30 साल के अंदर, हमें नहीं पता कितनी छुट्टी मिली, लेकिन तुमने 330 छुट्टियां नहीं ली। तुम 330 छुट्टियों में भी ऑफिस में काम करने आए अपने 30 साल के इंटरवल में। कितने साल के इंटरवल में, 30 साल के इंटरवल में। अगर मैं इसको महीने में कन्वर्ट करना चाहूं तो डिवाइड किससे करूंगा, 30 से। अगर तुमने पूरे लाइफ स्पैन में 330 दिन छुट्टी मिलने के बावजूद भी तुमने काम किया, इसका मतलब अगर मैं इसको महीनों में कन्वर्ट करूं तो तुमने देखा जाए 11 महीने फ्री फंड में काम किया। जिस 11 महीने की तुम्हारी सैलरी नहीं कटती लेकिन फिर भी तुमने उस दिन काम किया तो तुम्हें अब 11 महीने की सैलरी मिलेगी। 11 महीने इनटू में सैलरी, सैलरी मींस व्हाट, एवरेज ऑफ 10 मंथ, जो कि कितनी आ रही है, 20,000, जो कि कितनी अपने आप में मल्टीप्लाई कर दो 20,000 से, कितना आएगा ये, सर ये आ जाएगा 2,20,000। कितना, 2,20,000। अब जरा लोअर देखो, इन सब में से लोअर क्या है,
एक मिनट, कैलकुलेटर देवता कहाँ हो आप? हाँ, इन सब में से आप बताओ लोअर क्या है? सर इन सब में से 30, 25 लाख, 2 लाख और 2 लाख 20 हज़ार, लोअर है 2 लाख, तो 2 लाख की आपको एग्जामिशन मिल जाएगी, 2 लाख की आपको एग्जामिशन मिल जाएगी। बचा हुआ पार्ट आपका टैक्स हो जाएगा 1,30,000। ये जो 1,30,000 है ये आपका टैक्स हो जाएगा, और इसको हम यहाँ पर लिखेंगे ₹1,30,000 रुपीज़। कितना बताइए? ₹1,30,000। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? तो इसी बहाने इस क्वेश्चन के थ्रू आपको कम से कम अपने चैप्टर्स की तो रिवीजन हो रही जो हमने पीछे किया था। ठीक है, चलो लीव इनकैशमेंट हो गया। फिर पॉइंट नंबर 3 ये हमारा मोटर कार वाला, जिसके लिए हमने इस क्वेश्चन को शुरू किया था। अब आया वो पॉइंट, मोटर कार को एम्प्लॉय ने खरीदा था 30/1/2021 को, और इसको एम्प्लॉय के हाथों में थमाया 30/1/2024 को। 30/1/2024 को जब थमाया तो 2 लाख रुपए एम्प्लॉय ने दिए। चलो अब उसकी बात करते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे मोटर कार फैसिलिटी। अच्छा एक बात बताओ, मोटर कार फैसिलिटी ये यूज वाली है या ट्रांसफर वाली? सर ये तो ट्रांसफर वाली, यानी रूल नंबर 3 सब सेक्शन 7 क्लॉज नंबर 8 ये लगेगा। यहां भी हम वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 3 बनाते हैं। चलो भाई, यहां पर आ जाएगा हमारा वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ क्या? मोटर कार फैसिलिटी। मोटर कार की फैसिलिटी की यहां पर बात की जा रही है कि उसकी कैलकुलेशन में कितना पार्ट हमारा टैक्सेबल होगा। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं आपको जो है वो दिखाई दे रहा होगा। हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, वही मैं कैमरे के पास आके थोड़ा चेक कर रहा था कि वो आपको नजर आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, आओ मोटर कार की फैसिलिटी की बात करते हैं। अच्छा, एम्प्लॉयर ने इसको कब खरीदा था? सर इसको खरीदा था एम्प्लॉयर ने 30/1/2021 को, वो भी 5 लाख का। लो भाई, 30/1/2021 को 5 लाख रुपए की मोटर कार खरीदी गई। हमें फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी अकाउंटिंग के हिसाब से डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि इनकम टैक्स में क्या बोला गया था कि अगर आप लैपटॉप लोगे तो 50% ऑफ WDV, आप लैपटॉप के अलावा मोटर कार लोगे तो 20% ऑफ WDV, और इन दोनों को छोड़ के कोई तीसरी चीज लेते हो तो अदर्स के ऑप्शन में 10% ऑफ SLM। याद आ रहा है? तो 20% WDV हम हर साल चार्ज करेंगे, 20%। तो लेस करेंगे डेप्रीशिएशन एट द रेट 20%। तो 5 लाख का 20% कितना होता है? 1 लाख। कितना आ जाएगा ये? 4 लाख। ये 4 लाख की कीमत कब की है? 30/1/2022 की है। फिर हम डेप्रिसिएशन अगले साल दोबारा चार्ज करेंगे, कितना परसेंट? 20%, क्योंकि WDV है तो 4 लाख पे चार्ज होगा, 5 लाख पे नहीं। SLM नहीं बोला है, WDV बोला है। तो 4 लाख का 20% 80,000, ये आपका आ जाएगा 3,20,000 एज ऑन 30/1/2023। ये बताओ उसकी रिटायरमेंट कब हो रही है? रिटायरमेंट हो रही है 30/1/2024 को, तो 1 साल का और लगेगा। भी लेस करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%। अब 32,000 का 20%, ये आपका रहेगा 64,000, 64,000। ठीक है, ये आ गया 2,56,000। कितना आ गया? 2,56,000 एज ऑन 30/1/2024। यानी जिस वक्त इसकी रिटायरमेंट हो रही थी उस वक्त अगर हम देखें तो उस मोटर कार की जो कीमत है वो थी 2,56,000 रुपए, 2,56,000 रुपीज। कितनी? 2,56,000। जब एम्प्लॉयर ने ये एम्प्लॉय को दी तो उस वक्त उसकी कार की कीमत कितनी थी? 2,56,000। और एम्प्लॉय ने बदले में कितने रुपए दिए? सर एम्प्लॉय ने बदले में दिए 2 लाख रुपए। तो हम यहां लिखेंगे लेस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। 2 लाख रुपए एम्प्लॉय से मिल गए, तो आपका वैल्यू ऑफ परक्यूजिट कितना बना? 56,000। मैं अब उम्मीद कर सकता हूं कि इस पॉइंट से आपको समझ आ गया होगा कि वैल्यू ऑफ परक्यूजिट मोटर कार में कैसे निकालते हैं। समझ आया?
हमने जब से वो चीज़ खरीदी है तब से लेकर एंड तक का डेप्रिसिएशन निकाला है। सर कहाँ तक का? जिस दिन से खरीदी है उस दिन से लेकर जब आपने उसको ट्रांसफ़र किया उस दिन तक हम पूरा डेप चार्ज करेंगे साल भर का, ठीक है। और फिर जो वैल्यू आएगी, अगर एम्प्लॉय से कुछ मिला है तो वो माइनस कर देंगे, बैलेंस अमाउंट आपका VOP वैल्यू ऑफ परचेज बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे मोटर कार की जो वैल्यू ऑफ परचेज निकल के आएगी दैट इज 56,000। देखना चाहते हो तो देख लो वर्किंग नोट नंबर 3 के अंदर, वो भी बना दिया। दिमाग में जा रहे हैं या बाउंसर मार रहे हैं? सर मार तो बाउंसर ही रहे, तो इसका मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर बाउंसर मार रहे हैं तो मजाक की बात नहीं है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और इससे ज़्यादा डिटेल क्या ही पढ़ेंगे भाई, इससे ज़्यादा क्या ही डिटेल पढ़ाएंगे, मतलब मुझे भी ऐसा फील होगा और आपको समझ नहीं आ रहा ना, तो इससे ज़्यादा डिटेल नहीं जा पाऊँगा फिर मैं भी, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा कोशिश करो, ध्यान से समझो। नहीं समझ आ रहा तो उसी वीडियो को रिपीट करके आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स देखो, कब तक समझ नहीं आएगा यार। थोड़ा एटीट्यूड लाओ ना, कैसे कैसे नहीं मुझे समझ आएगा, तब बात बनेगी जाके, ठीक है। चलिए, 4th पॉइंट है 3 लाख रुपए कम्यूटेड पेंशन के मिले और हमने पूरी पेंशन में से 2/3 पेंशन ही कम्यूट कराई है, बस और कुछ नहीं। चलिए भाई, बात करते हैं कम्यूटेड पेंशन की। कम्यूटेड पेंशन, इस पर भी मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है। चौथा वर्किंग नोट अब हम इस पर बनाने के लिए जा रहे हैं। चलिए, वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड मतलब होता है एक मुश्त पैसा ले लेना, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि कम्यूटेड पेंशन की बात करते हैं, तो कम्यूटेड पेंशन हमने पढ़ा था, क्या ये ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है? क्या इसे ग्रेच्युटी मिली या नहीं मिली? आप ये बताइए, मिली है या नहीं? सर हाँ, ग्रेच्युटी मिली तो है। अगर ग्रेच्युटी मिली है तो इसको हम एग्जम्पशन कम देते थे, याद आ रहा है तुम्हें? कम देते थे, कितना? 1/3 ऑफ 100% कम्यूटेड पेंशन, 1/3 ऑफ 100% कम्यूटेड पेंशन। सर अगर इसे ग्रेच्युटी ना मिल रही होती तो 1/2 हो जाता, 1/2 ऑफ 100% कम्यूटेड पेंशन, ठीक है। फिलहाल अभी क्या होगा, 1/3 ऑफ 100% कम्यूटेड पेंशन। ये लीजिए 100%, पहले तो मैं पूरी वो लिख कर दिखा दूंगा। कम्यूटेड पेंशन मिला कितना है? 3 लाख। तो मैं लिखूंगा कम्यूटेड पेंशन ₹3 लाख माइनस करेंगे एग्जाम्प्ट। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 10(10)(a) के अंदर एग्जाम करें। कितना? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला, एक्चुअल अमाउंट रिसीव 3 लाख। दूसरा, 1/3, क्योंकि इसे ग्रेच्युटी मिल रही है इसे 1/3 होगा, 1/3 ऑफ 100% कम्यूटेड पेंशन। अभी जो कम्यूटेड पेंशन आपको 3 लाख मिली है वो 100% नहीं है, वो 2/3 है। अगर वो 2/3 है तो बताइए पूरा 3 हिस्सा कितना होता? इसको रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करोगे ना आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल करोगे तो 2/3 मिला है ना हमें, मतलब कहने का, आप मेरी बात को समझना। मैं इधर रफ में बना दूँ? यस सर, रफ में बना दूँ समझाने के लिए। अगर मैं आपको एक बात बोलूँ कि 2/3 हिस्सा हमें मिला है तब जाके हमें ग्रेच्युटी 3 लाख मिली है। अगर हमें ये हिस्सा पूरा 3/3 मिलता तो टोटल ग्रेच्युटी आ जाती। हाँ, तो ये 3/3 हमने क्या किया, एक तरह से यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया। अब चाहो तो पूरी वैल्यू निकालना चाहो तो उसको कर दो रेसिप्रोकल। ये 3 लाख है ना, रेसिप्रोकल कर दो। अगर 100% वैल्यू निकालनी है, 3 को ऊपर कर दो, 2 को नीचे कर दो, तो इससे 4.5 लाख रुपए पता चलेगी। अगर तुम पूरा 3/3 कम्यूट कराते तो 4.5 लाख रुपए का तुमको क्या मिलता है? कम्यूटेड पेंशन। लेकिन तुमने पूरा नहीं कराया, इसका मतलब 4.5 लाख इज कॉल्ड 100% कम्यूटेड पेंशन। 1/3 इंटू 4.5 लाख, ये कितना आएगा? 1.5 लाख, 1,50,000। 3 लाख और 1.5 लाख में छोटा क्या है? 1.5 लाख, तो माइनस हो जाएगा 1.5 लाख। क्या बचेगा? 1.5 लाख रुपए। दिस 1.5 लाख इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। अरे ये परक्यूजिट थोड़ी था, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेड पेंशन। कितना? 1.5 लाख। लो भाई, भाई देखो, अगर समझ नहीं आ रहा तो इसमें मेरी सच में कोई गलती नहीं। मैंने पूरी कोशिश की है हर कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझ। यार इन कॉन्सेप्ट पे मैंने पूरी एक वीडियो बनाई भाई, पूरा एक लेक्चर लिया है विद एग्जाम्पल।
ऐसे नहीं कि थ्योरी पढ़ा दी हो भाई, एग्जाम्पल के साथ पढ़ाए हैं। तो प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो मेरे भाई। अगर क्लियर नहीं होगा तो मुझे पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। दो तरफा प्यार अच्छा होता है, एक तरफा नहीं कि सिर्फ मैं अपनी साइड से करे जा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट को अपना अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखिए, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमको दे रखा है कि उसके गिफ्ट वाउचर मिला है रिटायरमेंट के बाद। तो भाई गिफ्ट वाउचर अगर मिलेगा 5,000 से ज़्यादा तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा गिफ्ट वाउचर, पूरा टैक्स कर देंगे क्योंकि 5,000 से ऊपर गए। कल की क्लास में हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 5,000 तक का माफ होता है, उसके ऊपर पूरा टैक्स हो जाता है। फिर उसको अपने कलीग से LCD टीवी वगैरह मिली 50,000 रुपये की, उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो एम्प्लॉयर से नहीं मिली है, इसलिए वो हमारा पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। इतना सब कुछ कर लेने के बाद अब हमें क्या, इसके बाद ना अब ध्यान से देखना, एक चीज़ और रह गई है। वो क्या है? सबसे लास्ट वाला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सबसे लास्ट में सेकंड पॉइंट, रिसीव्ड पेंशन। प्लीज आप अपनी साइड से क्वेश्चन देखिए, ठीक है, मैं भी डिस्प्ले नहीं कर पाऊंगा। ₹5,000 पर मंथ आपको पेंशन मिलेगी, अनकम्यूटेड पेंशन। लो भाई, अनकम्यूटेड पेंशन कितनी? 5,000। उसकी रिटायरमेंट से मिलनी शुरू हुई। रिटायरमेंट कब हुई थी? 31/1/2024। तो फरवरी और मार्च 2 ही महीने मिल पाएगी इस साल। तो कितना रहेगा ये? 10,000। इन सब को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगी हमारी ग्रॉस सैलरी। चलो भाई कैलकुलेटर देता, प्रकट हो जाएगी। 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 80,769 प्लस 1,30,000 प्लस 56,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 6,000 प्लस 10,000। This is 7,32,769. Yes, 7,32,769 is your gross salary. माइनस करेंगे क्या? सेक्शन 16 क्लॉज 1A, सेक्शन 16(1) क्लॉज A, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या? स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना? जितनी तुम्हारी ग्रॉस सैलरी है या 50,000, विच एवर इज लोअर। तो हमने कहा भैया 50,000। अच्छा, क्या इस क्वेश्चन में हमको एम्प्लॉयमेंट टैक्स दे रखा है? अरे एम्प्लॉयमेंट टैक्स नहीं, एंटरटेनमेंट अलाउंस। सर अगर दे भी रखा होता तो कौन सा मिल ही जाता, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय थोड़ी है। अरे वाह, ये हुई ना बात। अब तुम्हारे मुंह से आंसर आ रहे हैं, सर ये तो आपने बोला। अरे मैं समझ सकता हूँ तुम नहीं बोला होगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डायरेक्शन नहीं मिलेगी। सर जिक्र भी तो नहीं था। अरे कोई बात नहीं, जिक्र ही नहीं तो तुम पूरा फॉर्मेट लिख कर आ जाओ ना, एग्जामिनर को लगे इस बंदे को हर चीज़ आती है, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है आपका? नील, कुछ भी नहीं। इसके बाद सेक्शन 16 क्लॉज 3 किस चीज़ के लिए बताओ? प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स प्रोफेशनल टैक्स कितना होता है? सर वो भी नहीं है, जब दिया ही नहीं तो नील होगा ना। ये सब कर लेने के बाद हमको क्या मिल जाएगी? हमारी नेट सैलरी कितनी? 50,000 माइनस कर दो। दिस इज 6,82,769। क्वेश्चन ने हमसे क्या मांगा था? क्वेश्चन ने हमसे ग्रॉस सैलरी मांगी थी, सॉरी ग्रॉस सैलरी नहीं, GTI मांगी थी, ग्रॉस टोटल इनकम, और टैक्स की भी बात बोली थी। तो चलो GTI की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर मैं GTI भी निकालना चाहूँगा तो मैं क्या बोलूँगा? इनकम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी, सेक्शन 15 to 17 के हिसाब से बनाए 6,82,769। बोलो समझ आया? यस सर समझ आया। और इसके अलावा और तो कुछ है नहीं, तो यही हमारा क्या बन जाएगा फिर? ग्रॉस नेट टोटल इनकम, NTI 6,82,769। अब इसके ऊपर क्या निकालेंगे हम? टैक्स निकालेंगे। तो यहां पर चलो टैक्स भी निकाल देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। चलो भाई टैक्स लायबिलिटी की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सर आप टैक्स क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि इस क्वेश्चन में जिक्र था कि उसने शिफ्टिंग आउट कर लिया अपने पास ओल्ड टैक्स न्यू टैक्स रिजिम से, यानी वो ओल्ड में आ गया। यानी अब आप मुझे बताओ प्लीज़ 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 प्लीज़, यहाँ आप गलती होने वाली है, तभी तो मैं क्वेश्चन पूरा कर पा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था?
कि उसने मैं वो लाइन एक बार रीड करवा देता हूँ, वो लाइन थी, हाँ, कंप्यूट हिज ग्रॉस टोटल इनकम फ्रॉम द अबव असेसमेंट ईयर 24-25। एज्यूम करो कि वो एक्सरसाइज कर रहा है ऑप्टिंग ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट, शिफ्ट करना चाहता है कौन से डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से, यानी ओल्ड टैक्स रेजिम में आना चाहता है। और दोस्तों ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर 3 स्लैब थे, स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3। कौन मुझे बताएगा कि इस पर मिस्टर एक्स को कौन से स्लैब से टैक्स देना पड़ेगा? देखते हैं कौन सा ही बोल रहेगा, बताइए प्लीज। इस इंसान को कौन से स्लैब के अकॉर्डिंग अपना टैक्स देना पड़ेगा? सर स्लैब नंबर 1 तो इन जनरल होती है, स्लैब 2, यस स्लैब नंबर 2। क्यों? क्योंकि इसने 30 साल की एज में जॉब शुरू की, 30 साल 1 महीने से काम करते हुए हो गया, इट मीन्स कि उसे 60 साल हो गए। स्टार्टिंग वाली लाइन पढ़ सकते हो आप लोग। मिस्टर एक्स रिटायर और अपनी सर्विसेज मेसर्स वाई लिमिटेड से 31/1/2024 को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्विस ऑफ 30 ईयर 1 मंथ, 30 साल 1 महीने उसने काम किया हुआ है और 30 साल की एज में उसने काम करना शुरू भी कर दिया था, यानी 60 साल हो गया, यानी सीनियर सिटीजन बन चुका है। तो स्लैब नंबर 2 ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से स्लैब नंबर 2। स्लैब नंबर 2 में क्या था कि फर्स्ट 3 लाख माफ होते हैं, फर्स्ट ₹3 लाख एग्जम्प्ट होते हैं। इसके बाद 3 लाख से लेकर 5 लाख तक, 3 लाख से लेकर 5 लाख तक का जो डिफरेंस है 2 लाख का, इस 2 लाख पे लगता है 5%, जो कि आपका आता है 10,000। इसके बाद 5 के ऊपर कितना है बैलेंस अमाउंट? 5 लाख से लेकर 5 लाख से लेकर 6,82,769, बैलेंस कितना है 1,82,769 पे लगेगा 20%। लगा दो 182,769 पे 20%, दिस इज 36,553.8। ऐड कर दो 46,553.8 और इसमें ऐड कर दो 4% HEC हेल्थ एजुकेशन सेस, जो कि आपका आएगा 1,862.152 और इन सबको ऐड करके लायबिलिटी आ जाएगी 46,553.8 प्लस 1,862.152, दिस इज 48,416। मैंने राउंड ऑफ भी कर दिया, मैंने यहाँ पर सेक्शन नंबर 288B भी लगा दिया, उससे राउंड ऑफ भी कर दिया। 48,416 रुपये टैक्स बना। कितना बना? 48,416 रुपये। मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन से आपको पूरा क्लैरिटी हो गया होगा, पूरी क्लैरिटी हो गई होगी। यहाँ पर जो हमारे फ्रिंज बेनिफिट है वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, सो दैट इस वीडियो से जितने भी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिले वो हर किसी तक पहुंच जाए। बस यही एक मोटिव है। ठीक है, सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।